साथियों नमस्कार। ऑपरेशन पर्ल हार्बर के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने वो सारा बैकग्राउंड बताया जिस बैकग्राउंड की वजह से पर्ल हार्बर एक आवश्यकता बन गया, एक अर्जेंसी बन गई जापान के लिए भी। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका बिल्कुल निश्चिंत था। और अर्जेंसी क्यों बनी? सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, और व्यक्ति था कर्नल यामामोटो। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी एक व्यक्ति चाहे तो पूरा का पूरा इतिहास बदल देता है। और पिछली बार में डिस्कस किया कि एडमिरल यामामोटो के समर्थन में कोई भी व्यक्ति नहीं जापान में। सम्राट भी उसको नहीं चाह रहे हैं, नवल स्टाफ के चीफ भी इस स्ट्रेटजी के खिलाफ हैं। तब उसने अपना आखिरी दांव चला। उसने ये कहा कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा प्लान है, उसको वार गेम में ले जाया जाए। अब साथियों, वार एक्सरसाइज क्या होती है? उस वार एक्सरसाइज में क्या होता है कि ये एनुअल वार गेम्स होते हैं। और ये जो हमारे एमबीए के स्टूडेंट जो केस स्टडी पढ़ा करते हैं ना, ये हमने डिफेंस और आर्मी वालों से लिया है। तो इसमें क्या होता है, एनुअल वार गेम्स में क्या होता है, हर कमांडर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के जाता है। और टेबल टॉप स्ट्रेटेजी होती है, वो बंद कमरे में बैठ करके अपनी अपनी जो खास स्ट्रेटेजी होती है, जो चाहते हैं कुछ करना, वो सारे के सारे सीनियर कमांडर्स के बीच में बैठ करके डिस्कस करते हैं। और अगर कोई स्ट्रेटेजी या कोई अटैकिंग प्लान अगर कोई बढ़िया होता है तो उस प्लान को सभी कमांडर्स मिलकर के सपोर्ट करते हैं और उसको अप्रूव कर देते हैं। तो यामामोटो ने कहा कि नवल स्टाफ भी मेरे प्लान से सहमत नहीं है, सम्राट भी नहीं है, तो चलिए एक बार जापान के सारे कमांडर्स के बीच में जो एनुअल वार गेम्स हो रहे हैं उसमें मेरी स्ट्रेटेजी को शामिल करवा लिया जाए। तो उस पर्ल हार्बर की स्ट्रेटेजी को शामिल करवाया गया। और जब शामिल करवाया गया तो सारे कमांडर्स ने एक मत से कहा कि नहीं, स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ है, बढ़िया स्ट्रेटेजी है और इसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये हो गई कि नवल स्टाफ का जो चीफ था वो इतना डरे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं साहब, भले ही आपको यहां टेबल पर अच्छी लग रही स्ट्रेटेजी, लेकिन फील्ड में स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। मामला वापस सम्राट के पास गया। सम्राट ने फिर रिजेक्ट कर दिया और यामामोटो ने अपना आखिरी दांव चला। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जापान की फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं, मेन पर्सन है यामामोटो। और यामामोटो ने कहा कि अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अप्रूव नहीं करते हैं तो मैं अपने पद से अभी इस्तीफा देता हूं। साथियों, जब युद्ध चल रहा हो और ऐसे में अगर सेनाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दे, कितनी भयंकर त्रासदी हो जाती है। जापान के सम्राट, नवल चीफ सभी घबरा गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं देन यू कैन गो अहेड। उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। और जब ग्रीन सिग्नल दिया, वो ये चाह रहा था। अब उस ग्रीन सिग्नल के बाद में देखिए यामामोटो किस तरह से अटैक करते हैं। अब आपको मैं उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूं। नवंबर 26, 1941, क्योंकि 7 दिसंबर को तो ये अटैक होना ही था। नवंबर 26, 1941 को जापान के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब होता है वो सारे जहाज जिन पर की हवाई जहाज भी तैनात हैं, क्योंकि वो तो नवल अटैक करना है, ग्राउंड अटैक का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर। तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने जापानी बेस कसाटका से रवाना होते हैं। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, पायलट्स भी हैं, नवल स्टाफ भी है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कहां जाना है। रवाना हो जाते हैं। कोई सोचा सिंगापुर जाना है, कोई सोचा मनीला जाना है, कोई सोच रहा है कहां जाना है। उनको कह दिया गया कि आपको उचित समय आने पर सब कुछ टारगेट बता दिया जाएगा, किस जगह अटैक करना सब कुछ बता दिया जाएगा। वो 26 नवंबर को रवाना हो जाते हैं। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 408 विमान हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी हो रही है कि 408 विमान हैं और 408 विमानों को लेकर के पर्ल हार्बर निकलता है। और यामामोटो ने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है वो स्ट्रेटेजी ये है कि एक साथ जो अटैक होगा, 360 विमान एक साथ टारगेट पर अटैक करेंगे। 2 चरणों में अटैक होगा, लेकिन दोनों चरण 60 मिनट में पूरे हो जाएंगे। और बाकी जो 48 विमान हैं वो एयर सर्विलेंस रहेगा, चारों तरफ सर्विलेंस करते रहेंगे, चेकिंग करते रहेंगे, पेट्रोलिंग करते रहेंगे। और बाकी 360 विमान अटैक करेंगे। पहला चरण, दूसरा चरण, जिसको कि उन्होंने कहा फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, प्राइमरी अटैक एंड देन सेकंडरी अटैक। यामामोटो ने जब समराइज किया, उन्होंने कहा कि अटैक करते करते अगर फ्यूल आपके पेट्रोल में, आपके हवाई जहाज में कम हो जाता है, वापस अपने जहाज पर आइए, फ्यूल भरवाइए और वापस जाइए। नेचुरल वे में कई बार क्या होता है कि एक बार एक अटैक हो गया, उसके बाद पायलट्स को विश्राम करवा दिया जाता है, उसके बाद दूसरे पायलट्स जाते हैं। पर यामामोटो ने कहा नहीं, हम जिस अटैक पर जाएंगे
वहां पर आपको अटैक करना है, करके वापस आना है, फिर फ्यूल भरवाना है, फिर। तो इसका मतलब जो 360 विमान है वो एक तरह से 700 और 800 विमानों जितनी उनकी कैपेसिटी हो जाएगी। जब एक एक विमान 2-2 3-3 चक्कर करेगा तो वो सारी स्थिति हो जाएगी। सारी स्थिति समझाई। 5 दिसंबर को अपने जो टारगेट है उनका पर्ल हार्बर, उससे 200 नॉटिकल माइल दूर ये सारे 6 कैरियर्स पहुंच जाते हैं। अमेरिका को पता ही नहीं कि उनका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि पर्ल हार्बर काफी सेफ जगह है। 5 तारीख को 4 फाइटर प्लेन्स को भेजा जाता है कि पर्ल हार्बर की एक्चुअल लोकेशन किस तरह की क्या है, एक बार तुम भी सर्वेलेंस करे आओ। कोई नहीं रोकते हैं, चारों जापानी प्लेन्स चले जाते हैं, देख करके आ जाते हैं। पनडुब्बियों का बेड़ा भी उनके साथ चल रहा है, वो बल्कि एक दिन पहले ही पनडुब्बियों का बेड़ा जा चुका था। दिसंबर 6 रात को 3:30 बजे, मतलब वो दिसंबर 7 की सुबह 3:30 बज गई हो। दिसंबर 7 को सुबह 3:30 बजे 4 पनडुब्बियां, जापानी पनडुब्बियां पर्ल हार्बर के बिल्कुल सामने मुंह पर आकर के खड़ी हो जाती हैं। पानी के अंदर है, 10 नॉटिकल माइल्स, 10 मील दूर पर खड़ी हो जाती हैं। पहली पनडुब्बी पहला टारपीडो छोड़ती है 3:42 पर, वो टारपीडो फेल हो जाता है। दूसरी पनडुब्बी दूसरा टारगेट उसका जो एरिजोना जहाज है उस पर छोड़ती है। पैसिफिक फ्लीट में कई अलग अलग जहाजों का अलग अलग नाम है। दूसरा टारपीडो एरिजोना जहाज पर छोड़ा जाता है, वो फेल हो जाता है। तीसरी पनडुब्बी थोड़ा सा पानी के ऊपर आती है, उसके कैप्टन को और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है और चौथी पनडुब्बी को डुबा दिया जाता है। साथियों, दिसंबर 7 के अर्ली मॉर्निंग में अटैक करना है, और जब पहला अटैक जो माइनर अटैक 4 पनडुब्बियों से होना था, और चारों पनडुब्बियों का अटैक फेल हो गया। अब सोचिए कितना बड़ा सेटबैक यामामोटो का लगा होगा। लेकिन यामामोटो उन पनडुब्बियों के फेलियर से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ और उसने कह दिया कि अपना अटैक उसी तरह से चालू रहेगा। 3:42 से 3:55 पर सारा अटैक खत्म हो गया। अमेरिका फिर भी नहीं संभल पाया। अमेरिका ने सोचा कि शायद पनडुब्बियों का अटैक है और किसी तरह का अटैक संभव नहीं होगा। दिसंबर 7 वही 3:42 पर तो सुबह पनडुब्बियों का अटैक हुआ। दिसंबर 7 1941 रविवार का दिन है। रविवार का दिन है। पैसिफिक फ्लीट में जितने भी अमेरिकन सैनिक हैं, जैसा मैंने कहा 2.5 लाख सैनिक हैं, अलग अलग जहाजों पर होते हैं। दिसंबर 7 को संडे को बड़े आराम के मूड में से आराम से उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका के, वो भी वाशिंगटन में गोल्फ खेल रहे हैं। किसी को किसी तरह की कोई भनक नहीं है। फर्स्ट वेव ऑफ अटैक, अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या है उसकी। 183 विमान एक साथ 183 एरोप्लेन्स उड़ते हैं। रूट कौन सा है? रूट वो वाला नहीं है जो डायरेक्ट टू जापान पैसिफिक ओशन से होता है। वो 183 विमान उड़ करके पहले कैलिफोर्निया के डायरेक्शन में जाते हैं और कैलिफोर्निया से होते हुए वो पर्ल हार्बर की तरफ आते हैं। अब जब कैलिफोर्निया के डायरेक्शन से पर्ल हार्बर की तरफ होते हुए आ रहे हैं, तो कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर की तरफ कई अमेरिकन फाइटर प्लेन्स होते थे, वो अपने रिहर्सल के लिए आते जाते थे। 183 विमान चल रहे हैं। अब दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जो राडार का आविष्कार है दोस्तों, वो राडार का आविष्कार भी सन 1941 में हुआ था। अब वो जो पर्ल हार्बर पर जो राडार लगा हुआ था, उस पर एक नया सा एम्प्लॉय बैठा हुआ था। जो ही उसने 100-150 इतने विमानों को आते हुए देखा, उसने इमीडिएटली अपने हेडक्वार्टर को फोन किया कि साहब मेरे राडार पर बहुत जबरदस्त कोई अटैक होने की संभावना लग रही है, 100-150 विमान आ रहे हैं। उसको पूछा गया किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा पर ये जो है कैलिफोर्निया के डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि कैलिफोर्निया से तो हमारे विमान आते जाते ही रहते हैं और ये हमारे रिहर्सल करते रहते हैं, और चूंकि बाहर का प्रॉब्लम है तो इसलिए कर रहे होंगे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 163 नॉटिकल माइल दूर से उसने बता दिया था कि साहब इस तरह विमान आ रहे हैं। उसकी उस चेतावनी को इग्नोर कर दिया गया। साथियों, कभी कभी जो वार सिचुएशन होती है तो कभी कभी छोटी भूल भी कितनी भारी पड़ जाती है। उस अदने से आदमी ने बता दिया था। दोबारा उसने कहा कि सर मुझे कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है, तो भी उसकी चेतावनी को नकार दिया गया। और जब नकार दिया गया तो पता लगा
एक साथ 183 विमानों ने अटैक किया। और जब अटैक हुआ तो लोग कहते हैं चारों तरफ धुआं 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 हो गया। बड़े बड़े जहाज, एरिजोना, मिसिसिपी, ऐसे बड़े बड़े जहाज जो उनके थे, वो सारे सारे जहाजों को एक साथ 183 जहाजों ने अटैक किया। और शुरू में जब अटैक हुआ तो कुछ तो लोग समझे ही नहीं। कुछ लोगों ने समझा कि तो ड्रिल हो रही होगी, क्योंकि ड्रिल होती रहती है। लेकिन जब बम्बार्डमेंट चालू हो गया बुरी तरह से, तो दूसरी समस्या और आ गई। अमेरिकन के जो वेपन्स पड़े हुए थे, वेपन्स भी कई लॉकर्स में लॉक किए हुए पड़े थे। अमेरिकन से सोचा नहीं किस तरह का अटैक कभी हो जाएगा। लॉकर्स की चाबी नहीं मिल रही है। संडे के मूड में सारे सारे एम्प्लॉइज हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कई नौसैनिक विदाउट यूनिफॉर्म में हैं, क्योंकि मॉर्निंग का समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, संडे के मूड में। और वो जो चीफ ऑफ दिस आर्मी स्टाफ है, वो जो गोल्फ खेल रहा है, उसको सूचित किया गया। कहते हैं कि वो भी हतप्रभ हो गया कि ये क्या हो गया। और कई मशीन गन्स अनाथ पड़ी थी, जिसको कोई चलाने वाला नहीं था। तो साथियों, कहते हैं कि कुल मिलाकर के पूरी स्थिति ऐसी थी कि अमेरिका को सूझ नहीं था क्या हो गया। 25 मिनट में साथियों पहला वेव खत्म हो गया, पहला अटैक खत्म हो गया। फिर दूसरा अटैक, जब दूसरा अटैक हुआ वो 15 मिनट बाद, 25 मिनट बाद फिर वापस चालू हुआ। तब तक जाकर के कुछ अमेरिकन संभले, लेकिन संभलते संभलते इतनी देर हो चुकी थी कि चारों तरफ तहस नहस। इतिहास ने ऐसा भयंकर तांडव 60 मिनट के ड्यूरेशन में कभी नहीं देखा। और क्या नुकसान हुआ, अब नुकसान कितना हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं, उसके फिगर्स बता रहा हूं मैं आपको साथियों। 60 मिनट के दायरे में 2335 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। 60 मिनट में 2335 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और 1133 घायल हो गए साथी। और यही नहीं, 4 बड़े बड़े जहाज डुबो दिए गए, 188 विमान खत्म कर दिए गए और 159 विमानों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो किसी काम के नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के 350 विमानों का सत्यानाश कर दिया गया, हजारों लोग मारे गए। और सारा का सारा काम हुआ सिर्फ 60 मिनट के ड्यूरेशन में। और जापान की तरफ से जो कैजुअलिटीज हुई, कहते हैं कि कुल जापान के 55 पायलट्स इसमें मारे गए और 9 पनडुब्बियां का नुकसान जापान को बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो ढंग से टारगेट कर नहीं पाई। और ढंग से टारगेट क्यों नहीं कर पाई, उसकी वजह थी कि जो पर्ल हार्बर है, वो पर्ल हार्बर बहुत छिछले पानी में है। तो जब छिछले पानी में जब आप टारपीडो छोड़ते हैं तो छिछले पानी में टारपीडो से दिशा में लगते नहीं हैं, और यही उसकी वजह थी। और जब पर्ल हार्बर पर अमेरिकन बेस को शिफ्ट किया गया, उसके पीछे भी था मंशा कि क्योंकि छिछला पानी है वहाँ पर, तो एनिमी बहुत जल्दी अटैक कर नहीं पाएगा पनडुब्बियों से। और कुल मिलाकर के जापान के एयरक्राफ्ट जो थे वो 29 एयरक्राफ्ट इसमें नष्ट हुए। लेकिन जो तबाही अमेरिका की मचाई गई, वो तबाही अपने आप में ऐसी तबाही थी जिसको कि कहते हैं कि इतिहास में कभी इस तरह की तबाही नहीं थी। कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को इस बारे में बताया गया तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 5 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए अमेरिका के, इतनी भयंकर तबाही। अब साथियों, कहते हैं कि जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो हमें उन स्थितियों से कई बार लेसन्स भी लेने चाहिए, और वही हमारा मेन मकसद होता है। जापान ने कुछ गलतियां कर दी थी। पहली गलती तो जापान ने यह की कि जो अटैक किया गया, कहते हैं इतिहासकार कि जब भी आप इस तरह का अटैक करें तो आपको पूरे तरीके से युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, और युद्ध की घोषणा करने के बाद वो अटैक होना चाहिए। बिना युद्ध की घोषणा किए अटैक कर दिया, और जब अटैक किया तो अमेरिकन बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। लेकिन जापान की तरफ से कहा गया कि हमने हमारे जो देश में जो अमेरिकन एम्बेसी थी उसको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अमेरिका के पेंटागन में या अमेरिका के प्रेसिडेंट तक वो इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं पहुंच पाई। यामामोटो का स्ट्रेटेजी ये थी कि जो ही अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे उसके आधा घंटे के भीतर हम अटैक कर दें। और उनका जो स्ट्रेटेजी ये थी कि शायद वो अमेरिका को इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इसलिए कहते हैं कि अमेरिका ने जापान को एक वार क्राइम के रूप में इसको मान लिया। और दूसरी बात ये थी दोस्तों कि दूसरी गलती जापान से ये हुई कि एयरक्राफ्ट को तो उन्होंने टेस्ट किया, जापान के सैनिकों को तो मारा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सप्लाई लाइन को जीवित रखती उनको उन्होंने छोड़ दिया। उसमें जैसे रिपेयर यार्ड्स थे, डॉक्स थे, हेडक्वार्टर की बिल्डिंग थी, ऑयल टैंक्स थे, इनको उन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो जब उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो कहते हैं कि साल और 1.5 साल के अंदर अंदर वापस अमेरिका अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, क्योंकि ये जो सप्लाई लाइन के जो बेसिस थे वो बिल्कुल इंटैक्ट रखे हुए थे।
साथियों, ये पर्ल हार्बर की स्ट्रेटेजी थी। और 2 दिन बाद ये क्या किया, यामामोटो यहीं नहीं रुका। 2 दिन बाद इंडियन ओशन में ब्रिटेन के 2 बहुत बड़े जहाज थे, प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स, वो इंडियन ओशन में डुबो दिए जापान के नेवी वालों ने। और वो इतने बड़े जहाज थे, कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल को जब पता लगा तो विंस्टन चर्चिल ने कहा इट इज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। चर्चिल घबरा गया। और कई किताबें जो मैंने पढ़ी है उसमें लिखा गया कि 3 दिन बाद पैसिफिक ओशन से लगा करके इंडियन ओशन तक सिर्फ जापानी सेना का ही राज हो गया, यामामोटो का राज हो गया। यामामोटो को चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन कहते हैं सब अपनी अपनी खाइयों में दुबक कर बैठ गए। इतना जबरदस्त माहौल हो गया टेंशन का, तहस नहस का। साथियों, ये था पर्ल हार्बर की स्ट्रेटेजी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए, हमें हर अटैक से, हर घटना से कुछ महत्वपूर्ण सीख भी लेनी चाहिए। और क्या क्या सीख हो सकती है, ये अब हम अपने लास्ट पार्ट में डिस्कस करें। पहली बात तो साथियों ये है कि 2 तरह की विक्ट्रीज हुआ करती हैं, 2 तरह की जीत हुआ करती है। एक होती है तात्कालिक जीत और एक होती है अंतिम जीत। कभी कभी हम तात्कालिक जीत को अंतिम जीत मान लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्कालिक जीत यामामोटो की होगी। पर्ल हार्बर में एक तरह से वो विक्टोरियस बन के निकले, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। इसी पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा और 3 साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। वो उसी पर्ल हार्बर की अंतिम परिणति थी। अगर पर्ल हार्बर नहीं होता तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं कूदता और शायद हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु नहीं गिरते। तो कहते हैं कि तत्कालिक जीत और अंतिम जीत अमेरिका की हुई और जापान तत्कालिक जीत को देख करके बहुत खुश हो गया। तो पहला लेसन ये है दोस्तों। दूसरा लेसन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो युद्ध शुरू करे वही युद्ध खत्म करेगा। युद्ध तो जापान और जर्मनी ने शुरू किया, लेकिन खत्म अमेरिका ने किया। हमेशा इस बात को याद रखिए कि चाहे कोई किसी भी तरह का संघर्ष हो, किसी भी तरह का युद्ध हो, जो शुरू में बलवान राष्ट्र होते हैं, ये जरूरी नहीं कि अंतिम समय तक वो बलवान राष्ट्र बने हैं। युद्ध का पासा हर क्षण, हर दिन बदलता रहता है। तीसरा लेसन साथियों, कभी कभी एक सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्ति पूरे देश, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। और यामामोटो के केस में यही हुआ। जापान के सम्राट नहीं चाह रहे थे, जापान के प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे थे, जापान का नवल स्टाफ नहीं चाह रहा था पर्ल हार्बर करना, लेकिन अकेले कमांडर यामामोटो की जिद थी, उसकी वजह से पर्ल हार्बर हुआ। तात्कालिक जीत हुई, लेकिन अंतिम रूप से जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा और जापान की हार हुई। साथियों, एक लेसन और भी है कि जब भी कभी ऐसे बड़े वार हों, हर तरह के सरप्राइज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, किसी ने सोचा नहीं कि जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, और वो सब कुछ हो गया। अमेरिका ने कभी सपने में नहीं सोचा कि पर्ल हार्बर जैसा अटैक मुझे जिंदगी में सहन करना पड़ेगा। हुआ। तो जब वार हो तो बड़े से बड़े आज आप कितने ही महान राष्ट्र हों, कितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हों, लेकिन बड़े से बड़े सरप्राइज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में लम्हों ने खता की है, लेकिन सदियों ने सजा भुगती है। कि क्षण लम्हे जो होते हैं वो थोड़ी सी खता कर देते हैं, लेकिन उसकी सजा सदियों तक भुगतनी पड़ती है। पर्ल हार्बर हुआ, लेकिन आज तक जापान की जनता उस परमाणु बम की त्रासदी को भोग रही है। साथियों, 80 वर्ष हो गए। तो साथियों, ये था पर्ल हार्बर का सेकेंड एपिसोड। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मुझे अपने फीडबैक्स देते हैं। आपके जो फीडबैक्स होते हैं, आपकी जो राय होती है, वो मुझे एक गाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करती है। और आपकी इसी राय से, आपकी इसी फीडबैक से मैं हर अपने अंतिम एपिसोड के बारे में निर्णय लेता हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सप्ताह, अगले वीक में इसी समय हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।